चलो बच्चों, सीएमए इंटर ग्रुप 1 का अकाउंटिंग चल रहा है। लास्ट लेक्चर में डिप्रिसिएशन का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, वाई डिप्रिसिएशन है ना, इसके पीछे की हमने कुछ वजह देखी थी, एक बार ध्यान देते हैं सभी ने। राइट, चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं आज। और ले मुन्ना ध्यान देना, आजा बेटा। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि फाउंडेशन में आपने बस बेसिकली 2 ही मेथड पढ़ा है। इंटर में हम लोगों को काफी सारी मेथड्स देखना है, राइट। और डिप्रिसिएशन के लिए नाउ AS10, पहले क्या था AS6, एग्जाम में MCQ आ सकता है। AS6 इज रिप्लेस्ड बाय AS8, 9, 10, 11, तो AS10। डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी किस में होता है, AS10। AS10 का नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर PPE। पहले इसका नाम था अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट, अब इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर PPE, है ना। आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1 by 1। कॉस्ट, चल आपने ऑब्जेक्टिव देखा था ना, उसके बाद लिखो कॉस्ट ऑफ PPE। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि सारा जो खेल कहानी है वो किसके ऊपर स्टार्ट होता है, कॉस्ट पे। रीजन, जब भी आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो बेटा, है ना, तो कहीं ना कहीं आपको असेट की कॉस्ट कंसीडर करना पड़ता है। अब आपका सवाल, सर कॉस्ट कितनी लेना है ना, तो अच्छे से ध्यान दो। देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले एक सेंटेंस में बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक जो भी नेसेसरी एक्सपेंस आपने उस असेट के लिए इनकर किए, वो सारे असेट की कॉस्ट में ऐड करना। सर वेट अ मिनट, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, देखा था कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर का पूरा चार्ट बनाया था, तो बस वो ही आपकी क्या है, कॉस्ट। सो असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक ऑल नेसेसरी एक्सपेंस विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ दैट असेट। सो लिखो all necessary expenses incurred to bring that asset to its present location, और ब्रैकेट में लिख दो रेडी फॉर यूज। एक्चुअल यूज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रेडी फॉर यूज की, मैं एक्चुअल यूज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रेडी फॉर यूज की बात कर रहा हूं। इसमें ऐड कर देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, कौन से, नॉन रिफंडेबल वाले। इसमें लेस कर देंगे डिस्काउंट एंड allowances if any, yes or no, done। अच्छा मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, ऊपर के जो नेसेसरी एक्सपेंस है, अगर इसके अंदर में ऑलरेडी ड्यूटीज एंड टैक्सेस एडेड है तो नीचे अलग से ऐड करेंगे क्या, और यस और नो। एक बच्चा बोल रहा है सर वॉइस काफी लो है आपका, एक सेकेंड अब चेक कर बेटा। नो वॉइस है, प्रॉपर वॉइस आ रहा है क्या प्रॉपरली, एक बार चेक करो गाइस। ये सभी को आ रहा है ना प्रॉपर, तो किसी एक बच्चे के इसमें लो आ रहा है, मतलब उसके फोन में कुछ तो दिक्कत होगा। मेरी तरफ से अगर लो होता तो हर एक बच्चे को लो आता। ओके आ जाओ, ध्यान देना। हाँ सो प्लीज ध्यान में सब लोग, अगर अभी ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऊपर के पॉइंट नंबर 1 में अगर एडेड है तो फिर से ऐड करेंगे क्या हम लोग, नो, फिर से हम लोग ऐड नहीं करने वाले। अगर आपने डिस्काउंट और ट्रेड अलाउंसेस से ऑलरेडी लेस करके ही प्राइस लिया है तो फिर से अलग से डिस्काउंट और ट्रेड अलाउंस लेस करेंगे क्या, नो। सो ये एक चीज का आपने ध्यान रखना है।
बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिखा तो कर ऐड, डिस्काउंट और अलाउंसेस दिखा तो कर लेस। बट ऊपर जो पहले वाले पॉइंट में जो प्राइस आ रहा है, अगर इसमें ऑलरेडी ड्यूटीज एंड टैक्सेस एडेड है तो अलग से ऐड करना है क्या, एक ही बार ऐड करना है, दो बार नहीं। ये प्राइस के अंदर में अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये प्राइस आफ्टर डिस्काउंट है, आफ्टर अलाउंसेस है, तो बोलो एक बार वापस और लेस करोगे क्या आप, नो। कुछ अगर नहीं बोला है सर क्वेश्चन में, बस आपको प्राइस दिया है, कॉस्ट दे दिया है और फिर ड्यूटीज टैक्सेस अलग से दिया है, तो फिर अलग से ऐड कर देना। डिस्काउंट जो भी आपको मिला है वो अलग से लेस कर देना, यस और नो। लेकिन ऑलरेडी अगर उसका इफेक्ट इस वाली फिगर में दे दिया है, बरोबर ना, ये एक चीज आपने ध्यान रखना, राइट। मैं सही बोल रहा हूँ, सब लोग समझ में आया बेटा। सो इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट। अच्छा, इस कॉस्ट के अंदर में आपने, जैसे आपको असेट लाने के लिए खर्चा लगा, नेसेसरी एक्सपेंस लगे, क्वेश्चन में बोला है जनरल और एडमिन एक्सपेंस, क्या वो असेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे क्या? क्वेश्चन में बोला है जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस, क्या वो असेट की कॉस्ट में ऐड लगे करोगे क्या आप? जनरल और एडमिन एक्सपेंसेस असेट के कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। आपको क्वेश्चन में दे दिया असेट की कॉस्ट इतनी है, फिर जनरल एक्सपेंस दिया, फिर एडमिन एक्सपेंस दिया, तो वो वाले खर्चे असेट के कॉस्ट में ऐड नहीं करना। हाँ, अगर ऐसा स्पेसिफिकली बोला है कि असेट को लाने के लिए वो नेसेसरी है, ऐसा स्पेसिफिकली बोला है, तो ही ऐड करना। इस पूरे डिस्कशन को पिछले 5 मिनट के अगर एक सेंटेंस में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक के ऑल नेसेसरी, क्या बोला मैंने, नेसेसरी, जो जरूरी एक्सपेंस है वही। कटरीना के भाई असेट के इनॉग्रेशन के लिए रिबन कट करने के लिए उसको 1 करोड़ दिए, क्या ये नेसेसरी था क्या? सो इनॉग्रेशन एक्सपेंस नॉट नेसेसरी एक्सपेंस, समझ में आए। असेट स्टार्ट करने के पहले पार्टी दे दिया, नॉट नेसेसरी एक्सपेंस। प्रोग्राम रखा अच्छा सा असेट को यूज करने के पहले, नॉट नेसेसरी एक्सपेंस, यस और नो। तो आपने ध्यान रखना है, असेट को रेडी फॉर यूज करने के लिए जितने भी नेसेसरी एक्सपेंस लगे वो असेट के कॉस्ट में ऐड कर दो, तो इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ दैट असेट। ध्यान देना सभी ने। सो देखो तो कॉस्ट में क्या क्या आता है, चलो 1 बाय 1 चेक करते हैं। परचेस प्राइस आएगा, आएगा। इंपोर्ट ड्यूटीज आएगा, आएगा। कुछ ड्यूटीज एंड टैक्सेस नॉन रिफंडेबल है वो आएंगे, आएंगे। डिस्काउंट रहा, रिबेट मिला, अलाउंस मिला तो लेस हो जाएगा, लेस हो जाए। अगर ऑलरेडी परचेस प्राइस में डिस्काउंट लेस हो चुका है तो फिर से लेस नहीं करना है। कॉस्ट डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द असेट टू द लोकेशन और प्रेजेंट कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी यूज इन अ मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। क्या मतलब है इसका? मैनेजमेंट ने जिस पर्पस के लिए सोचा था कि इस पर्पस के लिए मैं ये असेट यूज करूंगा, तो इस असेट को रेडी फॉर यूज दैट फॉर दैट इंटेंडेड पर्पस, जो भी नेसेसरी एक्सपेंस है वो सब असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। ये असेट को प्रेजेंट लोकेशन और प्रेजेंट कंडीशन को लेकर के आने के लिए जो भी नेसेसरी एक्सपेंस है वो सब ऐड हो जाएंगे। मैंने एक मशीन परचेस किया, उसके वाइब्रेशन फ्री मूवमेंट के लिए नीचे एक सीमेंट का पूरा साइड बनाना पड़ रहा है। मशीन था 10 लाख का, साइड बनाने के लिए खर्चा है 2 लाख, सीमेंट का ढांचा जमीन पे। तो बोलो वो 2 लाख रुपए जो सीमेंट का कंस्ट्रक्शन किया, क्या वो असेट की कॉस्ट में ऐड होगा क्या? होगा। आप लोग प्यार से उसको इंस्टॉलेशन एक्सपेंस बोलते हो। नेसेसरी है ना फॉर द वाइब्रेशन फ्री मूवमेंट ऑफ द मशीनरी। फ्लोर मिल, आटा चक्की ऐसी ला के रख देते हैं, चालू कर देते हैं क्या? नो। देखो बेस बना के रखा रहता है पूरा, यस और नो। तो वो भी आटा चक्की की कॉस्ट में ऐड होगा क्योंकि वो नेसेसरी है टू मेक दैट एसेट रेडी फॉर यूज। सर क्या बात कर रहे हो, आटा चक्की की कॉस्ट में वो सीमेंट ईंटों का ढांचा भी ऐड होगा? हाँ, क्योंकि उसके बगैर वो आटा चक्की रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज है क्या? नो। देखा है ना कभी आटा चक्की, वो जमीन से ऊपर एक लेवल पे एक सीमेंट का पूरा ऐसा बनाया रहता है ओटा टाइप, उसके ऊपर रखी रहती है वो, तो वो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है, वो स्ट्रक्चर जरूरी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ अब जैसे ये बिल्डिंग गिरा के इसकी जगह नई बिल्डिंग बनाना है, नई बिल्डिंग बन रही है, आपकी पूरी कॉस्ट उसकी 10 करोड़, ये बिल्डिंग गिराने का खर्चा है 1 करोड़। बोलो नए बिल्डिंग में कॉस्ट में कितना दिखाएंगे? 11 करोड़। ये मतलब बिल्डिंग गिराने का खर्चा भी अपने नए बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड कर दिया।
करना पड़ेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि ये नेसेसरी है। नई बिल्डिंग इसके ऊपर बन सकती है क्या? नई बिल्डिंग बनाने के लिए क्या इसको डिमोलिश करना नेसेसरी है? खेल खत्म। नेसेसरी है, नई बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड कर, नेसेसरी एक्सपेंस ऐड कर। यस और नो? एक और चीज, अब ये बिल्डिंग गिराने का खर्चा लग रहा है 1 करोड़, नई बिल्डिंग का 10 करोड़। नई बिल्डिंग बनाने के लिए जो वर्कर आ रहे हैं ना, उन वर्कर लोगों के लिए बाजू में छोटी छोटी झोपड़ियाँ, हट, उनके लिए टॉयलेट बाथरूम ला के लगाने पड़ेंगे ना। 50-100 वर्कर काम करेंगे, कहाँ रहेंगे वो? तो उनके लिए टेम्पररी हट्स बनाए, सीमेंट रखने के लिए, ईटा रखने के लिए, उनके रहने सोने खाने पीने के लिए। तो टेम्पररी हट्स बनाने का खर्चा आया 1 करोड़। बोलो क्या नई बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड होगा क्या? यस और नो? बिल्कुल ऐड होगा, वो भी नेसेसरी है। नेसेसरी नहीं रहता तो नहीं करता। सो नया बिल्डिंग बनाने के लिए साइड में जो टेम्पररी हट्स बनाए, वो टेम्पररी हट्स का भी कॉस्ट ऐड होगा, क्योंकि वो नेसेसरी है। यस और नो? वेरी गुड, सब लोग बिल्कुल सही जा रहे बेटा। इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, डीकमीशनिंग और रिमूविंग एंड साइट रिस्टोरेशन, ये सब ऐड हो जाएगा। एट अ प्रेजेंट वैल्यू, if the entity has an obligation that it incurs on the acquisition of the asset or as a result of using the asset other than to produce inventory, AS 29 prescribe the discounting of such provision and provision is made at the present value of applying pre-tax discount rate। क्या चीज़ है, अच्छे से ध्यान देना ना, प्लीज़ ध्यान देना। जैसे है कि नहीं, काफ़ी बार ये लास्ट वाले पैराग्राफ का जो प्रेजेंट वैल्यू की बात चल रही ना, इसका मतलब बता रहा हूँ, ध्यान देना। नया बिल्डिंग बनाने का एस्टिमेट लगाया है 10 करोड़। यहाँ पे जो पुराना वाला जो है ये सब डिसमेंटल करना पड़ेगा। ये हमें फ्यूचर में डिसमेंटल, पहले ये बिल्डिंग बनाएंगे, फिर ये पहले यहाँ पे बनाएंगे, इसको डिसमेंटल करके यहाँ नया, फिर इसको डिसमेंटल करके यहाँ नया। तो ये फ्यूचर में जो भी डिसमेंटलिंग कॉस्ट लगेगी, फ्यूचर में मान लो लगने वाली है 10 लाख, इसको डिसमेंटल करने के लिए लग रहे 12 लाख। तो आज के 1 साल बाद के, 2 साल बाद के, 1 साल बाद के 10 लाख यानी आज के कितने? आज के 2 साल बाद के 12 लाख यानी आज के कितने? ये हो गई प्रेजेंट वैल्यू, ये हो गई प्रेजेंट वैल्यू। सो डिसमेंटलिंग कॉस्ट को आपने किस पे लेना है? प्रेजेंट वैल्यू पे। मतलब क्या? डिस्काउंटिंग करके। मतलब बताता हूँ, आपके पास आज 100 रुपये है, 1 साल बाद अगर आप उसको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक में एफडी कर देते हो तो आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा? 108। कॉमन सेंस। सो खेल खत्म। 1 साल बाद के 108 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपये है। ये 108 क्या है? फ्यूचर वैल्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये 108 रुपये क्या है? फ्यूचर वैल्यू। कैसे निकाला मैंने? डिस्काउंटिंग रेट। इस 108 को डिस्काउंट कर दिया 100 पे। रेट क्या था? 8%। इसको इंटरेस्ट रेट बोलो, डिस्काउंट रेट बोलो, जो कहना है कह लो। सो 1 साल बाद डिसमेंटल करने के लिए 108 रुपये लग रहे हैं, तो हम लोग आज असेट की कॉस्ट में 108 ऐड करेंगे या 100? 100 ऐड करेंगे। 108 तो 1 साल बाद की प्राइस है ना, समझ में आया क्या? तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? तुमको फ्यूचर में डिसमेंटल करने के लिए खर्चा लग रहा है ना। मुझे एक बात बताओ, एक पिता अपने बेटी की शादी के लिए प्रोविज़न करना चाहता है। उसने सोचा उसके बेटी की शादी 10 साल बाद होगी, 1 करोड़ का खर्चा आएगा। तो आज उसके पास 1 करोड़ होने चाहिए कि बैंक में? नो, वो सोच रहा है कि आज मेरे पास 25 लाख भी रहे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि 5 साल में 25 लाख के कितने हो जाएंगे? 50 लाख। अगले 5 साल में 50 लाख के कितने हो जाएंगे? 1 करोड़। बेटी की शादी कितने साल बाद करनी है? 5 और 5 10 साल बाद। सो 10 साल बाद 1 करोड़ लगने वाले हैं, तो आज सिर्फ 25 लाख ही चाहिए। डिसमेंटल करने के लिए फ्यूचर में 108 लगने वाले हैं, तो आज हम लोग एस्टिमेट करके अकाउंटिंग कितने की करेंगे? 100 की। लॉजिकल ना? सही है कि नहीं? आपको फ्यूचर में आपकी शादी होने वाली है, फ्यूचर में आपको बच्चे होंगे, फ्यूचर में आपकी प्रैक्टिस रहेगी, आपके अंडर एम्प्लॉय रहेंगे। आपका फ्यूचर का 1 मंथ का खर्चा 50,000 रुपये पर मंथ रहेगा। क्या आज आपको 50,000 चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं पापा, बहुत टेंशन आ रहा है, मेरे को 50,000 दो, पर मंथ का खर्चा 50,000 होने वाला है।
आप पापा क्या बोलेंगे, फ्यूचर में लगे, आज नहीं। आसान भाषा में ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पूरे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अगर एक सेंटेंस में सम अप करना है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वैल्यू ऑफ ₹1 टुडे is more than value of ₹1 tomorrow। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैंने आपसे सवाल पूछा कि तुझे आज 1,00,000 रुपए दूं कि 1 साल बाद 1,00,000 रुपए दूं, आज 1,00,000 रुपए दूं कि 1 साल बाद 1,00,000 रुपए दूं। ये बच्ची क्या बोलेगी, सर आज दो, आज। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये मालूम है आपको, आज के 1,00,000 रुपए की वैल्यू ज़्यादा है 1 साल बाद के 1,00,000 रुपए से। क्योंकि ये क्या करेगी, आज वो 1,00,000 रुपए मुझसे लेके कहीं इन्वेस्ट कर देगी, 10% का अगर रेट ऑफ रिटर्न है तो 1 साल में 1,00,000 के कितने हो जाएंगे, 1,10,000। और ये मैंने इधर वाले में मेरे इसमें ऑप्शन में क्या था, 1 साल बाद में 1,00,000 देने वाला था, बट इसके 1 साल बाद 1,00,000 के कितने हो जाएंगे, 1,10। इसलिए इसने क्या बोला, सर आज ही दो। बरोबर है, क्योंकि वैल्यू ऑफ ₹1 टुडे इज मोर देन वैल्यू ऑफ ₹1 टुमारो। क्यों है ऐसा, इन्फ्लेशन है ना। क्यों ऐसा, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक कंडीशन, रिस्क। रिस्क 1 साल बाद सर है नहीं है, किधर है, आज दो सर आज। रिस्क भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। फ्यूचर में पैसा आप किसी से लेते हो तो अगेन वो फ्यूचर में अगर है तो मिलेगा, वो फ्यूचर में अगर नहीं है तो कहाँ से मिलेगा। सो रिस्क ऑल्सो इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, यस और नो। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिस्काउंटिंग रेट। आज आप पैसा लेकर के कहीं तो इन्वेस्ट कर दोगे, 1 साल बाद भी उतना ही पैसा मिल रहा है तो उसकी वैल्यू कम हो गई ना। देखो आज के 1,00,000 की फ्यूचर में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,10, और मैं फ्यूचर में कितना दे रहा था, 1। सो आज के 1,00,000 फ्यूचर के 1,00,000 से ज़्यादा हो गए अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करूँ तो। इंटरेस्ट रेट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्टीमेटली क्या किया, अगर आपको लग रहा है कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट फ्यूचर में इतना आएगा तो आज उसको 10,00,000 पे मत अकाउंटिंग करो, उस फ्यूचर वाले पैसे को आज प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ और उस पर अकाउंटिंग करो, यानी वो प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट में ऐड करो। 1 साल बाद डिसमेंटलिंग के 10,00,000 लगने वाले हैं। डिसमेंटलिंग इज नेसेसरी ना, मतलब डिसमेंटलिंग कॉस्ट असेट की कॉस्ट में ऐड होगा ना, तो वो एज इट इज 10,00,000 ऐड मत करो, वो किस पे ऐड करो, प्रेजेंट वैल्यू पे ऐड करो। कहा गया रे अपना, एट प्रेजेंट। समझा ये वाला पॉइंट, पक्की बात। बहुत ही प्यारा एमसीक्यू सेट हो सकता है इस पे, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी। आपको सेम एग्जांपल दे देंगे, 1 साल बाद आपको 10,00,000 रुपए लगने वाले हैं डिसमेंटलिंग के, यस और नो। सॉरी 1 साल बाद 11,00,000 रुपए लगने वाले हैं आपको डिसमेंटलिंग के। कितने लग रहे हैं 1 साल बाद, 11,00,000 रुपीज़। डिस्काउंट रेट और इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट और इंटरेस्ट रेट 10% है। बताओ असेट की कॉस्ट में आज आप कितना ऐड करोगे, 9, 10, 11, 12, कितना ऐड करोगे बताओ। 1 साल बाद कितने लगने वाले हैं, 11,00,000। डिस्काउंटिंग रेट 10%, तो आज कितना ऐड करेंगे, आज निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालोगे बताओ तो, 11,00,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, 11,00,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.10, 11,00,000 डिवाइड बाय 1.1, यानी कितना आया, 10,00,000। चेक कर लो, यकीन नहीं आता है तो 10,00,000 के ऊपर 10% इज इक्वल टू 11,00,000 आ रहा है क्या, यस और नो। सिंपल है। सो आज आप कितना ऐड करोगे, करेक्ट आंसर विल बी 10,00,000, राइट। क्लियर है। हाँ बेटा स्क्रूति, वापस ध्यान दे, फिर से रिपीट करो। आपको फ्यूचर की वैल्यू जब दी रहती है ना, 1 साल बाद आप इतनी कॉस्ट ऐड करोगे असेट की कॉस्ट में, डिसमेंटलिंग के लिए लगने वाली और नेसेसरी है, तो एज इट इज 11,00,000 असेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना, असेट की कॉस्ट में उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऐड करना। एंड दिस इज प्रेजेंट वैल्यू। कैसे निकाला मैंने, कैसे निकाला बेटा, अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, बरोबर है क्या। 1 साल बाद का था ना सर,
2 साल बाद का होता तो आ जाओ, प्लीज ध्यान दे। ईयर 1 1 साल बाद कितने लग रहे हैं? 11 लाख। ईयर 2 2 साल बाद कितने लग रहे हैं? और एक बार डिसमेंटलिंग के लिए लगने वाला है 10 लाख। ईयर 3 में और कोई कॉस्ट लगने वाली है, समझ लो 8 लाख। ईयर 4 में और कोई कॉस्ट लगने वाली है, समझ लो 15 लाख। इतनी कॉस्ट लग रही है डिसमेंटलिंग के लिए। 1000 करोड़ की असेट है, धीरे धीरे बनेगी। तो इन सब की आज की वैल्यू निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू। अव्य अग्रवाल, इतना भी सीरियस नहीं होना है कि ये डिसमेंटलिंग का एग्जाम्पल ले रहा हूं, मतलब ये डिसमेंटलिंग के लिए ही अप्लीकेबल है। फ्यूचर में जो भी कॉस्ट लग रही है आपको अगर पता है नेसेसरी है असेट को रेडी फॉर यूज बनाने के लिए, और वो फ्यूचर में लग रही है, तो आज उसको एज इट इज नहीं लेना, क्योंकि फ्यूचर का 1 रुपया और आज का 1 रुपया दोनों सेम नहीं है। सही है? अब चलो ये एग्जाम्पल लिख लो अच्छे से। मे बी डिसमेंटलिंग कॉस्ट, मे बी साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट, मे बी एनी कॉस्ट, आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा। कैसे निकालेंगे बताओ तो? ये फ्यूचर वैल्यू है, ये फ्यूचर का कैश फ्लो है, ये ईयर है। अब बताओ, और आपको रेट दे दिया है, रेट और डिस्काउंटिंग रेट ये दिया है आपको, समझ लो 12%। चल बता रहे भैया, मुझे क्या चाहिए बताओ अभी? मुझे है ना 1 साल बाद के 11 लाख की आज की वैल्यू चाहिए, 2 साल बाद के 10 लाख की आज की वैल्यू चाहिए, 3 साल बाद के 8 लाख की आज की वैल्यू चाहिए, 4 साल बाद के 15 लाख की आज की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे? चलो शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, ध्यान देना। शॉर्टकट बता दो, शॉर्टकट। रेट कितना है? 12% है ना। कैलकुलेटर पे लो 1/1.12, 12% है इसलिए। 13% होता तो 1/1.13, 10% होता तो 1/1.10, बराबर है क्या? 2% होता तो 1/1.02, 20% होता तो 1/1.20, लिख लेना है। यहाँ 12% है तो 1/1.12, बराबर है। जो भी परसेंट है उसको 1 में ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 1+r था ना अपना, ठीक है। 13% होता तो 1/1.13, 50% होता तो 1/1.50, 5% होता तो 1/1.05, 17% होता तो 1/1.17, 18% होता तो 1/1.18, लिख लेना। 12% लो 1/1/1.12 इक्वल टू दबाया एक बार आपने, क्या आया बताओ? 0.89 लिख दो, 3 डिजिट में लिख रहा हूँ, 3-4 डिजिट में लिख देना, राउंड ऑफ कर सकते हो। रुको, कैलसी पे एसी का बटन मत दबाना, दबा के छोड़ दो एक बार बस। कितना आया? लिख दिया। ये जो आया ये क्या है रे बेटा, बताओ क्या? 1 साल बाद के 1 रुपए की आज की वैल्यू 0.89 पैसा है, अगर रेट 12% है तो। क्या बोला क्या बोला क्या बोला? 1 साल बाद के 1 रुपए की आज की वैल्यू 89 पैसा है, अगर रेट 12% है तो, बरोबर है क्या? फिर से इक्वल टू दबाओ एक बार। हाँ, कितना है बता रहे? 0.797। ओहो, ये क्या है बताओ? 2 साल बाद के 1 रुपए की आज की वैल्यू 0.79 पैसा है, अगर रेट 12% है तो, बरोबर है क्या? फिर से इक्वल टू दबाओ। 3 साल बाद के 1 रुपए की आज की वैल्यू इतनी है, 4 साल बाद के 1 रुपए की आज की वैल्यू 0.636 है, अगर रेट 12% है, बरोबर है क्या?
यकीन नहीं आता है तो आज बैंक में 0.63 पैसा डिपॉजिट करो और 4 साल बाद 12% के हिसाब से 0.63 पैसा का 1 रुपये हो जाएगा, चेक कर लो। मतलब क्या मालूम है क्या, ये सब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ₹1 अगर रेट कितना है 12% है तो मतलब क्या रे बेटा, आज बैंक में अगर 0.63 पैसा डिपॉजिट किया तो 4 साल बाद आपको कितना मिलेगा, 1 रुपये। बरोबर है क्या? आज अगर 0.712 डिपॉजिट किया तो 3 साल बाद आपको मिलेगा 1 रुपये, है ना। चल आ जाओ, ये नीचे का डायग्राम ध्यान नहीं दिया तो भी चलेगा, ऊपर के टेबल पे आ जाओ। सो ऊपर के टेबल में मैंने क्या निकाला बेटा, फिर कैलसी बदल देना, डायरेक्टली 0 इक्वल टू प्रेस करके अगर नहीं आ रहा है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ मुन्ना, प्लीज ध्यान दे। 12% है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू आया, फिर से इक्वल टू दूसरे साल का, फिर से इक्वल टू तीसरे साल का, फिर से इक्वल टू चौथे साल का। अवय अग्रवाल, आपके कैलसी में अगर नहीं आता इक्वल टू प्रेस करके तो सबसे पहली फुर्सत में उस कैलकुलेटर को दरिया में डाल दो और नया कैलकुलेटर खरीद लो, ठीक है। डन। मैं वही बोल रहा हूँ, उसे फेंक दो तुरंत, वो कैलकुलेटर एक श्राप है आपके लिए। एग्जाम में ये कैलकुलेटर के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी खरीद लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला ले लो, देखो ये वाला सिटीजन का, या कैसियो का कैलकुलेटर ले लेना जिसमें जीटी का बटन हो, ठीक है। डन। और वो दूसरा जो खरीदोगे उससे भी अगर नहीं आए तो वो भी फेंक देना, तीसरा लेना। सर इससे तो 2-3 कैलकुलेटर के 600 रुपये बर्बाद हो जाएंगे, 800 1000 रुपये बर्बाद हो जाएंगे। आपके करियर के सामने 1000 की वैल्यू नहीं है। देन आ जाओ। सो अच्छे से ध्यान देना, गलती आपकी नहीं है। क्या होता है मालूम है क्या, आज के ज़माने में ना सुसु पॉटी कैसे करना है इसके लिए भी बच्चा यूट्यूब पे वीडियो देखता है, हाउ टू गो पॉटी। मतलब बच्चा कितना डिपेंडेंट हो गया, तुम समझ रहे हो। उसे खुद का कुछ नहीं मालूम। हमारे समय नो कोचिंग, नो नोट्स, नो प्रोजेक्टर, ओनली वाइट बोर्ड एंड मार्कर या ब्लैक बोर्ड एंड चौक और मॉड्यूल। टीचर को आधा अधूरा नॉलेज, हमको आधा अधूरा, दोनों मिलके हो जाते थे पूरे। टीचर को कुछ भी नहीं मालूम था, हॉल टिकट किधर से लेते, क्या लेते। टीचर बोलता था ये 100 का सिलेबस है, 60-70 मैं पढ़ा दूंगा, 20-30 तू पढ़ लेना, यस और नो। बाकी कैलकुलेटर की ट्रिक। पर आज के टाइम पे बच्चे भी पूछते हैं कि सर कैलकुलेटर कौन सा लूँ, सर स्ट्रेस कैसे मैनेज करूँ। समझ में आया क्या? हमारे समय टीचर ने सिलेबस भी पूरा पढ़ा दिया तो हमारे लिए हम नसीबवान समझते थे। अभी तो क्या है, अ टीचर शुड बी ए गुड सिंगर, डांसर, बॉडी बिल्डर, हैंडसम, आखिरी में टीचिंग आई तो चलता, यस और नो। सो नहीं, आपकी गलती नहीं हो गया। बच्चों की डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है, हर बच्चे को स्पून फीडिंग चाहिए। स्पून फीडिंग भी नहीं चाहिए आजकल, बच्चों को चाहिए सलाइन डायरेक्ट। सर वो हमको मुंह भी नहीं खोलेंगे, बस वो सलाइन लगा दो, आ जाना चाहिए। पहले क्या था, कॉन्सेप्ट एक स्पून फीडिंग का था, खिलाती थी। अब आज के टाइम पे बच्चे बोलते कि सर आप ही खाओ, आप ही चबाओ, आपके मुंह में जो क्या बोलते हैं उसको, लाड़ पैदा होती है ना, उससे आप ही उसको चेव करो पूरा, और वो डायरेक्टली हमारे पेट के अंदर में ऐसा रख दो। हम मुंह भी नहीं खोलेंगे, हम चबाएंगे भी नहीं। और हमको कैसा था, पत्थर की रोटियां और सब्जी ऐसे फेंक देते थे, फिर हमें ही तोड़ना है रोटी, हमें ही सब्जी के साथ लगाना है, हमें ही खाना है, और खाना खाने के बाद बर्तन भी हमें ही धोना था। ये हमारे समय का कोचिंग वाला एक्सपीरियंस था। पर उसके अंदर में भी ऑल इंडिया रैंक 1 आते थे और अभी से ज़्यादा स्कोर होता था। पर अभी इतनी स्पून फीडिंग बढ़ गई है, मतलब लिटरली बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर मैं सुबह कितने बजे उठूँ। अरे कभी भी उठ, बस पढ़। अगला सवाल, कैसे पढ़ूँ? सर मैं जब पॉटी जाता हूँ तो मुझे बहुत समय लग जाता है, मैं क्या करूँ? डॉक्टर के पास जा ब्रो, मेरे से कुछ नहीं होने वाला है उसमें। समझ में आए? नहीं, डिपेंडेंसी। बच्चा हर चीज यूट्यूब पे,
एक बच्चे की हद बताता हूँ, लेटे लेटे आराम से यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहा है, हाउ टू अवॉइड लेजीनेस। अरे भाई तू जो कर रहा है वो ही लेजीनेस है ना। सो आव्या प्लीज अप्लाई। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं सब बता सकता हूँ आपको, बट आप लोगों को, आप अपने आप पे भरोसा रखो, आप हर सिचुएशन को टैकल कर सकते हो। मैं अगर नहीं भी बताऊंगा ना कैल्सी कौन सा लेना है, आप खुद मार्केट में जाके हंट करो, आप करो सारी चीजें। देखो हंट करके, शिकार करके जो करने में, खाने में मजा है ना, वो रेडीमेड मिलना हो इसमें मजा नहीं है। आप करो, पता लगाओ, थोड़ी चप्पल घिसेगी, थोड़ा दिमाग घिसेगा, आप शार्प हो गए। बच्चों की बुद्धि को जंग लग गया है आज के ज़माने में, सीरियसली। मतलब सब कुछ उनको स्पून फीडिंग चाहिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ, फिर बाद में कभी क्या लगता है कि छोड़ यार, अब हर कोई यूट्यूब पे वीडियो डालता है, हाउ टू अवॉइड स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज लास्ट 3 आवर्स ऑफ द एग्जाम, और वो लास्ट 3 घंटे में वीडियो देख रहा है गधा साला बच्चा। लास्ट के 3 घंटे कैसे मैनेज करे एग्जाम के, ये वीडियो एग्जाम के एक रात पहले देख रहा है, एक दिन पहले देख रहा है, एग्जाम के 3 घंटे पहले देख रहा है। बच्चे के पास जब 1 महीना रहता है तो बच्चा सर्च करता है हाउ टू कंप्लीट स्टडी इन 1 मंथ, उसके ऊपर भी वीडियो है। जब उसके पास 15 महीने रहता है तो सर्च करता है हाउ टू कंप्लीट स्टडी इन 15 डेज। जब उसके पास 1 हफ्ता रहता है तो वीडियो सर्च करता है हाउ टू कंप्लीट स्टडी इन 1 वीक। भैया 1 महीने 15 दिन में स्टडी नहीं होती। और वो जो गधे लोग हैं जिन्होंने वीडियो बनाया है, वो भी साले चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग, कंपनी सेक्रेटरी लोग, CMA। अभी एक वीडियो में एक वो चैनल देखते रहता हूँ कभी कभार, मतलब सियापा देख रहे हो तुम? इंस्टीट्यूट की नई अमेंडमेंट आ चुकी है बच्चों, खास आपके लिए। एक आखिरी तक ये वीडियो पे जरूर बने रहना, आखिरी तक वीडियो को देखना। आप बाद में सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो करना, लाइक करना, फलाना दिमका, अदरक, लहसुन, मानिक चंद, कांदा, है ना, सब बता दिया। और नई अपडेट क्या आई है, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट का एक कलर कॉम्बिनेशन चेंज हुआ है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ये कलर कॉम्बिनेशन वेबसाइट का चेंज हुआ है बेटा। यहाँ पे आपको नए मॉड्यूल आपके मिल, अरे गधे, वो बच्चों को मालूम है, वो देख लेगा। कुछ भी जरा सा हुआ तो रब से न्यू अमेंडमेंट बाय द इंस्टीट्यूट, न्यू लेटेस्ट अपडेट। और लिटरली ऐसे वीडियो को 50-50 हजार व्यू है। मतलब मुझे शर्म आती है कि मैं यार, मतलब किस दुनिया में हूं कभी कभी। और बच्चे देखते हैं, और जो कंटेंट वाले वीडियो है इसको 100-200 व्यू। और ऐसे वीडियो है ना, पेपर डिस्कशन, उस पेपर डिस्कशन में सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ता है 15 मिनट में। तुम लोगों को वीडियो का लिंक देख के नहीं समझ में आता है क्या रे, 15 मिनट में पूरा 100 नंबर का पेपर कैसे डिस्कस होगा? और बच्चे देखते हैं बच्चे, 1-1 लाख व्यू। मैं पूरा 15 मिनट देखा, आखिरी तक देखा वीडियो में, मुझे कहीं पेपर के कोई भी आंसर का डिस्कशन नहीं मिला। बस बेटा ये वाला क्वेश्चन इस टॉपिक से देखो, हमने हमारे रेगुलर बैच में बताया था। मार्केटिंग मतलब रेगुलर बैच खरीदना है क्या हमने तेरा, फिर पेपर डिस्कशन का वीडियो क्यों डाला? और लिटरली बच्चे देख रहे हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि छोड़ो, शायद मैं ही पुराने ज़माने की सोच वाला हूँ, मुझे भी अब ऐसी वीडियो बनानी चाहिए। पर बहुत बार मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा उतना हिम्मत, जिगर, कलेजा बनता ही नहीं है कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ कि बच्चों आ जाओ नई अमेंडमेंट। और उसके अंदर में क्या है, नीचे से वो उसकी एडवर्टीजमेंट चलती रहती, पूरी अमेंडमेंट। आखिरी में बताते क्या कि बेटा रिजल्ट अगस्त मंथ में आने वाला है। बताओ तुम मुझे, मतलब बच्चों का कितना टाइम बर्बाद किया उसने मालूम है? 1 लाख व्यू है। एक बच्चा 2 बार वीडियो देखता है तो भी व्यू एक ही काउंट होता है। मतलब सोचो 1 लाख व्यू, मतलब 1 लाख बार वो वीडियो देखा गया। हर एक ने 5 मिनट तक देखा होगा। उस गधे यूट्यूब के मूर्ख इंसान ने 5 लाख मिनट बर्बाद किए भारत के यूथ के। वो 5 लाख मिनट, समझ में आ रहा है क्या कीमत है उसकी? और बच्चा यूट्यूब पे आजकल हर चीज़ देख रहा है। और क्या करे, मतलब अब मैं बताऊँ ना, अभी ऐसा हो रहा है, वो बोलते हैं ना, वो लंगूर के हाथ में अंगूर है, वो वाली बात है। और लिटरली उस कारण से मार्केट इतना ख़राब हो रहा है। मैं आकाश को बहुत बार बोलता हूँ कि मतलब यार, अब अपने को, बच्चों को यही चाहिए तो यही दो, उनको कंटेंट नहीं चाहिए, है ना। कौन सी 3 चीज़ें ना करे ताकि आप फेल ना हो? 1.5 लाख व्यू। एग्जाम के पहले कैसे प्रिपरेशन करे? हॉल टिकट साथ में रखे, कैलकुलेटर रखे, 2 कैलकुलेटर रखे, उसमें सेल डाल के रखे।
अब बताओ ये बोलने की जरूरत है क्या? फिर है मतलब तकलीफ है जीवन में। सो किस्सा कहां से आया था आव्या? सिटीजन सिटी 512 चेक एंड करे कैलकुलेटर जिसमें जीटी का बटन हो। यस, यही वो कैलकुलेटर है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। यस और नो, है ना? उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग ब्रो। और आगे ऐसी काफी सारी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मतलब लड़के जो है उनके पास टाइम कितना है तुम देख रहे हो, और वो वीडियो बनाने वाले के पास भी कितना टाइम है तुम देख रहे हो क्या? हर दिन। और सीएमए के अंदर में ये चल रहा है, सीएमए के अंदर में चल रहा है। चैनल का नाम काफी सारे बच्चों को वैसे ही समझ में आ गया है, और उसके ऊपर क्या आता है, दिन भर क्या चलते रहता है। और तुम बिलीव नहीं करोगे, वो जो लूटेंट्स है दे आर मेकिंग क्रोर्स ऑफ रुपीज, क्रोर्स। सेल कितना है मालूम है? 2-2 हजार पेन ड्राइव मंथली, साल के 24,000। एक पेन ड्राइव का 1,000 रुपए भी पकड़ा, कितना हो गया? करोड़ों रुपए बना रहे। फिर चलो आ जाओ। सो ध्यान देना। हाँ, हम लोग कहाँ थे? जैसे असेट अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो असेट को रेडी फॉर यूज करने के लिए जो भी कॉस्ट लग रही है, अब हो सकता है कुछ कॉस्ट ऐसी है जो आज लग रही है, तो आज के 1 रुपए की आज की वैल्यू 1 ही रुपया है, लेकिन हो सकता है कुछ कॉस्ट फ्यूचर में लगेगी। तो फ्यूचर में जो कॉस्ट लगने वाली है उसको एज इट इज आज ऐड नहीं करना है, उस फ्यूचर में लगने वाली कॉस्ट को किस पे कन्वर्ट करना है? प्रेजेंट वैल्यू पे। कैसे कन्वर्ट करना है? देखो, मान लो अब असेट को रेडी फॉर यूज करने के लिए 1 साल बाद कॉस्ट लग रही है, नेसेसरी है। 2 साल बाद लग रही है, नेसेसरी है। 3 साल बाद 8 लाख लग रहे हैं, तो ये सारी कॉस्ट आज ही एज इट इज ऐड कर लूंगा क्या? नो, इन सारी फ्यूचर में लगने वाली कॉस्ट को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है। सो ध्यान देना, प्रेजेंट वैल्यू का रेट क्या है? 12%। 0 1 2 3 4 बरोबर है क्या? बोलो 1 साल बाद कितने लग रहे हैं? 11 लाख। तो इसकी आज की वैल्यू कितनी है? 2 साल बाद कितने लग रहे हैं बेटा? बोलो तो। 10 लाख, 8 लाख, 15 लाख। तो ये 10 लाख की आज की वैल्यू कितनी है? ये 8 लाख की आज की वैल्यू कितनी है? ये 15 लाख की आज की वैल्यू कितनी है? तो ये सब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। तो इन चारों की टोटल ऐड नहीं करना, इन चारों की टोटल ऐड करना। यस और नो? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा उस सेंटेंस में लिखा है। बच्चे बहुत बार वो वाला सेंटेंस छोड़ देते हैं, 90% बच्चे छोड़ देते हैं, बस कॉस्ट वाला पढ़ते आगे और उस इंस्टीट्यूट उस पर सवाल पूछती है। चलो कैसे निकालना है अब ध्यान दे दो, शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ। सो 1/1.12 12% का रेट था, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 1 साल बाद का 1 रुपया यानी आज का 0.893। तो बता मेरे बच्चे 1 साल बाद का 11 लाख यानी आज का कितना? 1 साल बाद का 1 रुपया यानी 0.893, तो 1 साल बाद का 11 लाख यानी बस कुछ नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 982, समझे क्या? क्लियर है? 2 साल बाद के 10 लाख यानी आज के कितने? मल्टीप्लाई कर दो। 3 साल बाद के 8 लाख यानी कितने? आज के कितने? मल्टीप्लाई कर दो। ये निकल रहा है प्रेजेंट वैल्यू, और इन सब की टोटल ये टू बी एडेड इन द कॉस्ट। ये उस कॉस्ट में है। यो गर्व, प्लीज आपके अंदर में सारी कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज, इफिशिएंसी, परफॉर्मेंस आपका सब अच्छा है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। हाँ, कोचिंग के अलावा, मतलब कोचिंग के अंदर में आपको पढ़ना है, वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो पढ़ो, बट बाकी चीज़ें, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, क्या करे क्या ना करे, डूज डोंट, हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू मैनेज रिलेशनशिप विद द स्टडीज,
ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के जवाब आपके जो टीचर है, जिस किसी से भी आप पढ़ रहे हो, या आपके मम्मा पापा है, घर पे बड़ा भाई बड़ी बहन है, ये बहुत अच्छे से दे पाएंगे रादर देन वो यूट्यूबर है। उसको पैसे मिल रहे हैं एडवर्टीजमेंट के भी, उसके वीडियो के बीच में एड्स आती है तो उसके भी पैसे मिलते हैं, और वो यूट्यूबर के वीडियो भी सेल होते हैं तो उसके भी पैसे मिलते हैं। हाँ, मैं डायरेक्ट भी निकाल के बताता हूँ। नेहा साधवानी, इतना लंबा चौड़ा करने का काम नहीं, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका भी बताता हूँ एक, प्लीज ध्यान देना। ये सबकी टोटल कर लिया गया, ये सबकी टोटल देखो, 1 साल बाद के 11 ने आज के 9,82,000 समथिंग, 2 साल बाद के 10 लाख, यानी आज की जो भी फिगर आ रही है, बरोबर है क्या? 1 2 3 4, यही 4 फिगर है क्या? 1 2 3 4, इन सब की टोटल कर देना, जो भी टोटल आ रही है वो क्या रहेगी? आपकी प्रेजेंट वैल्यू। अब लिख लो एक शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का शॉर्टकट तरीका। मैं कैलसी की स्टेप्स लिख के दे रहा हूं, डायरेक्टली कैलसी पे आ जाएगा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना, आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन, और ये भी दिया हुआ है गिवन, बरोबर है। चलो कैलसी उठा लो बेटा, सब लोग अपना ऑन एसी का बटन दबाओ। कैलकुलेटर के अपर लेफ्ट राइट कॉर्नर में एम का साइन नहीं होना चाहिए, मतलब कैलकुलेटर की मेमोरी में कुछ भी नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर के अपर लेफ्ट राइट कॉर्नर में एम का साइन दिख रहा है क्या? नहीं ना, मतलब कैलकुलेटर की मेमोरी में अभी कोई फिगर नहीं है। बता दो उसका मतलब क्या होता है। अब चलो, अब मुझे ये 4 फ्यूचर के कैश फ्लो की आज की वैल्यू निकालना है, बरोबर है क्या? रेट है 12%। आ जा मुन्ना, ध्यान दे, कैलकुलेटर पे ले लो। अब देखो मुन्ना प्लीज ध्यान देना, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, बरोबर है क्या? कितना आया? जो भी है 1/1.12, 1/1 डिवाइड बाय 1.12, बरोबर है, इक्वल टू दबाओ, बरोबर है, दबा दिया इक्वल टू, रुक जाना अभी, मल्टीप्लाइड बाय 1/1.12 इक्वल टू, मल्टीप्लाइड बाय, सबसे पहली फिगर कौन सी है? 11 लाख, बस रुक जाना, इक्वल टू का बटन दबा दिया, इंटू 11 लाख। अब प्रेस करो, इक्वल टू, बरोबर है, कितना आया स्क्रीन पे? 982, 300 आया क्या? 982, जो भी आपने, और राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस की वजह से पहले 982 300 आ रहा था। अब यहां पे प्रेस कर दो M+, रुक जाना, कुछ भी मत करना। अब अपर लेफ्ट राइट कॉर्नर में M का साइन दिख रहा होगा, बरोबर है, कुछ भी छेड़छाड़ मत करना, कैलसी में इसी का बटन मत दबाना। एक बार वापस बता देता हूँ जो बच्चे का नहीं आया, 1/1.12 इक्वल टू इंटू 11 लाख इक्वल टू M+, बरोबर है, डन। ऐसे रहने देना। फिर से, ये था पहले साल का ना, ये पहले साल का था, अब दूसरे साल का कैसे? फिर से 1/1.12 इक्वल टू इंटू 10 लाख इक्वल टू M+। फिर से अब तीसरे साल का 1/1.12 इक्वल टू 3 बार इक्वल टू, इंटू तीसरे साल में कितना था? 8 लाख इक्वल टू M+। चौथे साल का 1/1.12 इक्वल टू 4 बार, चौथे साल में कितना था? 15 लाख इक्वल टू M+, इंटू 15 लाख इक्वल टू M+। अब डायरेक्ट प्रेस कर दो MRC, डायरेक्ट आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। MRC माने मेमोरी रिकॉल, MRC माने मेमोरी रिकॉल। कितना है बेटा?
हाँ कितना आया 899 पॉइंट समथिंग या फिर 9900 पॉइंट समथिंग 33,02,900 क्या कि 038 ओके 038 आ गया। राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आएगा 33 लाख में 100 200 500 रुपए का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है क्या किया मैंने, आपने क्या किया मालूम है कि आपने अभी अभी एम प्लस का फंक्शन यूज किया। मैंने क्या किया मुन्ना ध्यान देना एक बार सब लोग प्लीज, मैं बता देता हूँ दोनों भी चीजें लिख लेना। मैं जब प्रेस करता हूँ ए मुन्ना, मैं जब प्रेस करता हूँ 1/1.12 और इक्वल टू, ये देखो तो ये इतना मैंने प्रेस किया, ये हरा वाला 1/1.12 इक्वल टू, तो मेरे स्क्रीन पे ये आ गया क्या बरोबर है क्या। फिर उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ये देखो मल्टीप्लाई किया क्या किसके साथ 11 लाख के साथ, देखो 11 लाख है क्या, और फिर से इक्वल टू दबाया, ये देखो ये इक्वल टू दबाया क्या, और इक्वल टू दबाने के बाद स्क्रीन पे क्या आ गया डैन डैन, यस और नो। अब मुझे ये सारी फिगर ऐसी जितनी भी स्क्रीन पे आएगी आखिरी के इक्वल टू के बाद मुझे उन सब की टोटल करनी है यहाँ पे। तो ये फिगर कि मुझे ये सारी फिगर कि मुझे ये सारी फिगर कि मुझे आखिरी में टोटल करना है, बरोबर है क्या। अब आप साइड में अलग से लिख के रखोगे उससे अच्छा ये फिगर आप एम प्लस में डाल दो, बरोबर है क्या। जिस समय आप एम प्लस दबाते हो उस समय कैलकुलेटर के स्क्रीन पे जो फिगर दिखती है वो मेमोरी प्लस में चली जाती है। जिस समय आप एम प्लस प्रेस कर रहे हो उस समय कैलकुलेटर की स्क्रीन पे जो भी फिगर है वो कहाँ चली जाती है मेमोरी प्लस में। अगर एम माइनस प्रेस कर दिया तो वो माइनस में चली जाएगी, हो गया मेमोरी प्लस में चली गई। फिर से आपने प्रेस किया 1/1.12 दो बार इक्वल टू, तो 2 साल बाद का फैक्टर आ गया 0.797, बरोबर है क्या। उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 10 लाख से, देखो मल्टीप्लाई किया 10 लाख से और इक्वल टू दबा दिया तो ये वाली यहाँ की फिगर आ गई। हाँ ये फिगर मुझे टोटल में चाहिए इसलिए मैंने एम प्लस प्रेस कर दिया। फिर 3 बार इक्वल टू प्रेस किया, ये वाली फिगर आ गई, इसको मल्टीप्लाई करना है 8 लाख से, मल्टीप्लाई किया 8 लाख से, इक्वल टू दबाया ये फिगर आ गई। हाँ ये सारी फिगर मुझे अल्टीमेटली आखिरी में टोटल करना है ना। आने दो गर्भ सचदेव 33 लाख में 800-900 रुपए का डिफरेंस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे वो डिफरेंस राउंडिंग ऑफ का है, हमने 3-3 डिजिट लिए, कैलकुलेटर पे 8-8 10-10 डिजिट आ रहे पॉइंट के बाद, तो डिफरेंस तो आएगा ना बेटा, ठीक है। एम प्लस फिर 4 बार इक्वल टू दबाए तो 4 साल बाद का फैक्टर आ गया इनटू 15 लाख इक्वल टू ये फिगर आ गई एम प्लस। एमआरसी मतलब मेमोरी रिकॉल, मतलब मेमोरी में जितने भी प्लस माइनस है वो सारे प्लस माइनस टोटल करके दिखा दो, हो गया मेमोरी रिकॉल। यकीन नहीं आता है तो देखो जरा, ए मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ए प्लीज ध्यान दे। 2 × 3 कितना होता है 6 और 2 × 2 कितना होता है 4। ये दोनों का जो भी आंसर आ रहा है उस दोनों आंसर की मुझे टोटल चाहिए, 2 × 3 की और 2 × 2 की टोटल कितनी आनी चाहिए 6 और 4 10 आनी चाहिए ना, बरोबर है क्या। चलो इसको मैं कि नहीं, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो आपको पता है, इसको एम प्लस में बताता हूँ आपको। कैलकुलेटर को ऑन एसी का बटन दबाओ, कैलकुलेटर के अपर लेफ्ट राइट कॉर्नर में एम का साइन नहीं होना चाहिए, दबा दिया। चलो प्रेस करो 2 × 3 इक्वल टू एम प्लस, बरोबर है क्या। फिर से प्रेस करो 2 × 2 इक्वल टू एम प्लस, अब प्रेस करो एमआरसी, आ रहा है क्या 10। मतलब जब आप एम प्लस प्रेस करते हो, जिस मोमेंट पे आप एम प्लस प्रेस कर रहे हो उस मोमेंट पे कैलकुलेटर के स्क्रीन पे जो भी नंबर रहेगा वो नंबर कैलकुलेटर की मेमोरी में चला जाएगा। चल अब ध्यान देना अच्छे से, 6 - 4 कितना आना चाहिए 2। चलो कैलकुलेटर पे ऑन एसी का बटन दबा दो, 6
उसके बाद 6 आ गया स्क्रीन पे, अब प्रेस करो M+, 6 आ गया बेटा, अब प्रेस करो M+, अब 4 प्रेस करो, 4 आ गया स्क्रीन पे, अब प्रेस करो M-, अब प्रेस करो MRC, कितना आया, 2 आया क्या, एक फिगर प्लस में गई, एक फिगर माइनस में गई। सर हम तो डायरेक्ट कर लेंगे ना, 6 - 4 2। अरे भैया आपको समझाने के लिए ये वाला कैलकुलेशन ले रहा हूँ। M+M- का फंक्शन समझ में आया क्या, पक्का। जिस समय आप M+ प्रेस कर रहे हो उस समय स्क्रीन पे जो भी रहेगा वो मेमोरी प्लस में चले जाएगा। जिस समय आप M- का फंक्शन प्रेस कर रहे हो उस समय स्क्रीन पे जो भी रहेगा वो माइनस में चला जाएगा। MRC प्रेस करोगे तो मेमोरी में जितने भी प्लस माइनस है उन सब की फाइनल टोटल करके MRC, मेमोरी रिकॉल। यस और नो। चलो धीरे धीरे यूज करेंगे इसको, आगे जरूरत रहेगी तब। सो आ जाओ, कहां से कहां हम लोग पहुंच गए, देखो देख मुन्ना ध्यान देना, कुछ एग्जाम्पल्स दिए है, ये जस्ट आप लोगों ने रीड करने हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन। एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है रे बेटा, एम्प्लॉय बेनिफिट सुना होगा काफी बार प्रोफेशनल कोर्सेस में। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मनी और मनी वर्थ में जो कुछ जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहा है, इसलिए। वो एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर का जवाई है और उसने पगे लगाई के पैसे दिए उसको पैर पड़ने के, तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से दिए क्या, नो। तो वो जो पैसे दिए उसको पैर पड़ने के वो एम्प्लॉय बेनिफिट में जाएंगे क्या, नो। लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होने की वजह से जो कुछ एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय की तरफ जा रहा है मनी और मनी वर्थ में, बेस्ट एग्जांपल सैलरी, तो सब क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट। यस और नो। एम्प्लॉय को घूमने के लिए कुछ पैसे दे दिए, तो काम करके थक गया, जा 2 दिन ट्रिप पे, सभी एम्प्लॉय को, तो वो भी एम्प्लॉय बेनिफिट है क्या, हाँ। एम्प्लॉय को बोनस दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट है क्या। एम्प्लॉय को इंसेंटिव दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट है क्या, हाँ। सो एक एम्प्लॉय अपने यहाँ पे काम कर रहा था, उसको बोला ए वो काम छोड़, एक असेट आ रही है, असेट को इंस्टॉल कर, चलो असेट इंस्टॉल करने के लिए मैं तेरे को एक्स्ट्रा 2000 रुपये दूंगा। तो वो जो 2000 रुपये दिया है फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द असेट, वो भी क्या कॉस्ट में आ जाएगा क्या, हाँ। नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड, गहराई में आना, CMA फाउंडेशन का डिप्रिसिएशन और CMA इंटर का डिप्रिसिएशन सिर्फ नाम सेम है। बहुत सारे बच्चों और टीचर की भी गलत फहमी है, हाँ डिप्रिसिएशन ही तो है, फाउंडेशन में भी था इंटर में भी है, नो। दोनों की गहराई में भी फर्क है, लंबी और रुंदी दोनों में फर्क है, लेंथ और ब्रेथ में, बराबर है, लेंथ और विड्थ में दोनों में फर्क है बेटा, प्लीज ध्यान देना। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट पता है आप लोगों को, इनिशियल डिलीवरी हैंडलिंग कॉस्ट, असेट को इंस्टॉल करने के लिए पहले असेट लाना होगा, और असेट लाने के लिए अगर पैसे दिए इनिशियल हैंडलिंग डिलीवरी, तो वो भी असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाए। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली, असेंबली काफ़ी बार असेट बनाते नहीं है, असेट लाते भी नहीं, असेट के पार्ट लाके उसे यहाँ का असेंबल करते हैं, है ना। कभी किसी ने अमेज़ॉन से कुछ झूला वूला बुलवाया होगा, तो डायरेक्ट झूला ऐसा बना हुआ नहीं आता है, उसके पार्ट दिए रहते हैं, उस पर दिया रहता है डायग्राम, ऐसे ऐसे असेंबल करो। तो बड़ी बड़ी असेट को असेंबल करने के लिए भी कॉस्ट लग जाती है, तो असेंबलिंग कॉस्ट भी असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग लेस नेट प्रोसीड फ्रॉम द सेल्स ऑफ एनी प्रोडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द टेस्ट प्रोडक्शन। अब असेट लगा तो दिया, बट अभी तक रेडी फॉर यूज नहीं हुआ, सरकार ने बोला भैया नहीं हम रेडी फॉर यूज की परमिशन नहीं देते, आप पहले ट्रायल रन करके देखो, क्वालिटी कंट्रोल करके देखो, जो भी इससे पैदा होने वाला है उससे क्या आप क्वालिटी पैदा कर रहे हो, वो जो प्रोडक्ट पैदा होंगे वो ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमंस के लिए यूजेबल है कि नहीं है, यूज़ कर सकते कि नहीं कर सकते, ट्रायल रन करना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट का टेस्टिंग करना होगा। तो मतलब ठीक है, मतलब सर अभी रेडी फॉर यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे ट्रायल रन किया और सब कुछ ओके था, क्वालिटी कंट्रोल ओके, अब बोलो रेडी फॉर यूज़। हम लोग जो सोच रहे थे असेट इंस्टॉल हो गया यहाँ से रेडी फॉर यूज़ है, नो। काफ़ी बार क्वेश्चन में दिया सर हमें कैसे पता चलेगा ट्रायल रन कब करना है कब नहीं करना है, क्वेश्चन से, क्वेश्चन में बोला है ट्रायल रन किया और ट्रायल रन के लिए खर्चा आया 10 लाख, तो बोलो क्या ये 10 लाख रुपए भी असेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे क्या, हाँ नेसेसरी है। बट सर ट्रायल रन करने की वजह से जो उस मशीन से प्रोडक्ट पैदा हुए हैं वो प्रोडक्ट हमने बेच दिए 1 लाख रुपए में, अच्छे थे, तो अब बोलो नेट कॉस्ट कितनी ऐड करेंगे, इसीलिए लिखा है
लेस नेट प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ एनी प्रोडक्ट अराइजिंग फ्रॉम ट्रायल रन, यस और नो। असेट को ट्रायल रन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो पैदा होगा ना मशीन से, तो जो पैदा हुआ वो हमने बेच दिया, तो उसकी कॉस्ट जो बेच के जो भी नेट प्रोसीड आया तो उसको हमने क्या किया, असेट की टेस्टिंग वाली कॉस्ट से क्या किया, रिड्यूस कर दिया। तो बताओ टेस्टिंग की कॉस्ट थी 10 लाख, नेट प्रोसीड आया 1 लाख, तो अब बोलो असेट की कॉस्ट में मैं 10 लाख ऐड करूंगा 9 लाख। वेरी गुड बेटा, 9 लाख। कितने सारे एमसीक्यू आज आपने देखे पता है आपको, छोटे छोटे पॉइंट पे, वो बारिश के चिल्टे होते हैं ना, कीड़े छोटे छोटे आँख कान नाक में जाते रहते, बस वैसे एमसीक्यू आते हैं छोटे छोटे पॉइंट पे। बच्चा क्या करता है, सिर्फ बड़े बड़े पॉइंट देखता है, एसएलएम डब्ल्यूडीवी, उसके बाद फॉर्मूला लर्न कर लिया, ये देख लिया वो, बट किस पॉइंट पे एमसीक्यू आएंगे पता है ना, प्रेजेंट वैल्यू वाला पॉइंट। बच्चा कभी सपने में भी सोच सकता है क्या डिप्रिसिएशन में प्रेजेंट वैल्यू पॉइंट पे एमसीक्यू आएगा। डिप्रिसिएशन के अंदर में ट्रायल रन करने की वजह से जो भी नेट प्रोसीड आ रहा है उससे जो भी आपको रिकवर हुआ वो लेस करना पड़ेगा इस पॉइंट पे। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, बारीक बारीक चीज़ों पे ध्यान रखो, है ना, हर छोटी चीज़ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। क्योंकि देखो आपको डेटा दे दिया, कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, यूजफुल लाइफ, बता बेटा डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड कितना है। ये तो अभी जो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है, पैदा होते होते भी कॉल करके बता देगा आपको, कैलकुलेट करके ये इतना आया। वैसे सवाल इंटर में नहीं पूछे जाते, इंटर में बारीक बारीक चीज़ों पे सवाल पूछे जाते, यस और नो। आ जाओ आगे, बोरोइंग कॉस्ट टू एक्सटेंड, बोरोइंग कॉस्ट टू द एक्सटेंड परमिटेड बाय A16, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक बच्चा जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ, इंग्लिश, हिंदी, मारवाड़ी, मराठी, गुजराती में आप लोग आपकी ओन लैंग्वेज में लिख लोगे, है ना, छोटी छोटी पॉइंट रहते हैं वो लिख लेना चाहिए। बताओ तो ये बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है। असेट, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, असेट खरीदने के लिए मैं काफ़ी बार लोन लेता हूँ, या असेट खरीदने के लिए मैं चाइना गया, या असेट खरीदने के लिए मैंने किसी ब्रोकर को अपॉइंट किया, या असेट खरीदने के लिए लोन लेने के लिए मैंने ब्रोकर को अपॉइंट किया, बरोबर है क्या। असेट खरीदने के लिए मैंने लोन लिया, लोन लेने के लिए मैंने प्रोसेसिंग फीस पे किया, तो वो जो है ना प्रोसेसिंग फी, असेट रेडी फॉर यूज होने तक का इंटरेस्ट चार्ज, फाइनेंशियल चार्ज, वो लोन स्पेसिफिकली उस असेट के लिए लिया ना, तो वो जो चार्जेस है, वो जो है चार्जेस, वो सारे बोले जाएंगे बोरोइंग कॉस्ट। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी तरफ मत देखो, ये A16 ने बोला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 आएगा आगे, डोंट वरी। तो A16 कहता है कि आपने असेट बाय करने के लिए अगर स्पेसिफिकली कोई लोन लिया होगा तो उस लोन से रिलेटेड जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बोरोइंग कॉस्ट भी असेट के वैल्यू में ऐड कर। बेस्ट एग्जांपल, असेट थी 10 लाख की, उसके लिए मैंने लोन लिया 10 लाख रुपए का, उसके लिए बैंक वालों ने प्रोसेसिंग फीस लिया, बेस्ट एग्जांपल ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। कमीशन एजेंट ने कमीशन लिया, लोन दिलवाने के लिए आजकल DSA होते हैं ना बहुत सारे, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, दलाल लोग होते हैं, लोन दिलवा देते हैं आपको, तो उनका भी कुछ कमीशन वगैरह होता है। नहीं, अच्छा प्रोफेशन है, मैंने वर्ड बोला दलाल, मतलब ये मत समझो कि प्रोफेशन गलत है, बैंक उसको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोजेक्ट फाइनेंस। जैसे अब किसी को अगर 10 करोड़ का लोन लेना है, कोई मेरे पास अगर आएगा कि सर 10 करोड़ का लोन लेना है, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, है एक मेरे पहचान का है, जा तो लोन दिलवा देगा, डॉक्यूमेंटेशन का जो भी एनालिसिस वाला काम है वो मैं करवा दूंगा और तुझे वो लोन दिलवा देगा, यस और नो। तो वो क्या करेगा, प्रोजेक्ट फाइनेंस जो करवा के दे रहा है, वो जो दलाल है वो उसका कमीशन लेगा। 10 करोड़ का लोन है भैया, मेरा कमीशन 1% है, तो कितना हो गया, 10 लाख रुपए। सर कमाते हैं क्या इतना? हाँ, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में बहुत कमाई है, लेकिन आपको वैसे क्लाइंट भी ढूंढना पड़ेगा। सर मतलब 500 करोड़ का लोन है तो उसका 1% यानी 5 करोड़ मिलेगा क्या? हाँ मिलता है। अरे 1%, आधा परसेंट, 0.75% इतना कमीशन होता है, लेकिन फिर आपकी पहचान भी उतनी चाहिए कि 500 करोड़ का लोन आप करवा के दे दोगे। ये लोन हुआ तो मिलता है कमीशन, लोन नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलता है। चलो खैर छोड़ो। सो बोरोइंग कॉस्ट जितनी A16 ने परमिट किया, वो बोरोइंग कॉस्ट भी असेट की कॉस्ट में ऐड कर देना, बरोबर है। A16 जब हम लोग देखेंगे तब देखेंगे A16 कौन सी असेट की बोरोइंग कॉस्ट असेट की कॉस्ट में ऐड करने की परमिशन देता है मालूम है? क्वालिफाइंग असेट, क्वालिफाइंग असेट ओनली, सारी असेट का नहीं।
क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, A16 क्या है, देखेंगे बाद में, अभी देखने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, अब ऐसी कुछ एग्जांपल्स दैट आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, तो बताओ ये कॉस्ट ऐड करेंगे क्या, नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, यस और नो। जैसे एडमिन कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, मैंने बोला था ना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड नहीं करना है। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी ऑफन रेफर्ड टू एज अ प्रिपरेटिव एक्सपेंसेस, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस, प्रिपरेटिव प्री ऑपरेटिव, क्या है बेटा, ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, ध्यान देना। अभी एएससी के अंदर में यहाँ पे सीबीएसई भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, कर नहीं रहे, बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सीबीएसई भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो नीचे उसके लिए अब कुछ तो फैसिलिटी, एक रिसेप्शन डेस्क वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने अरेंज कर दिया, बलून वलून लगा दिए, एक टीवी लगा दिया नीचे, बरोबर है क्या। तो वो जो न्यू फैसिलिटी हमने स्टार्ट की अंडर एएसी, वो न्यू फैसिलिटी के लिए जो भी कॉस्ट लगी है फिक्स असेट की छोड़ के, तो बची हुई कॉस्ट कोई भी फिक्स असेट के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। या न्यू फैसिलिटी का अगर मैं और कोई एग्जांपल दूं, आपके ही ऑलरेडी आपके पास जो कंपनी है, उस कंपनी के अंदर में आप कोई तो न्यू फैसिलिटी स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके लिए अगर कोई कॉस्ट लगी तो वो किसी असेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। जनरली है कि नहीं, प्री ऑपरेटिव मतलब कौन से खर्चे रे बेटा, धंधा शुरू करने के पहले के जो होते हैं वो कौन से है, प्रिलिमिनरी। धंधा शुरू हो गया, लेकिन शुरू होती डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेशन चालू हो जाता है क्या, तो रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट होने के पहले, धंधा शुरू होने के बाद, इस दौरान जो भी खर्चे होते हैं ये सारे कौन से होते हैं, प्री ऑपरेटिव। प्रिलिमिनरी धंधा शुरू करने के पहले, प्री ऑपरेटिव धंधा शुरू करने के बाद, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी में आने के पहले। अब बताओ, इनिशियल इनॉग्रेशन प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या, नो। इनिशियल इनॉग्रेशन, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, धंधा शुरू होने के बाद का ही ये कॉस्ट, लेकिन अभी तक रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी में हम लोग आए नहीं, इसीलिए तो हम लोग इनिशियल इनॉग्रेशन कर रहे हैं। जैसे वड़ा पाव की दुकान कहीं शुरू होती है, बड़े बड़े बैनर लगते हैं, दुकान शुरू हो गया, अब उसके बाद में बैनर लग रहा है, एक दिन वड़ा पाव फ्री, एक दिन 5 रुपए में, तो वो जो सारी कॉस्ट है वो प्री ऑपरेटिव कॉस्ट है। धंधा तो शुरू हो गया लेकिन अभी तक कमाई नहीं हो रही है, तो उस कमाई को जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी में पहुंचने के लिए, धंधा शुरू होते ही अगले दिन से प्रॉफिट का अर्न करना शुरू करते हैं क्या, नो। धंधा शुरू होते ही अगले दिन से रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है क्या, नो। सो धंधा शुरू होने के बाद और रेवेन्यू जनरेशन में आने के पहले, इस दौरान जो खर्चे होते हैं वो प्री ऑपरेटिव। बेस्ट एग्जांपल है बिजनेस शुरू होने के बाद का, आप काफ़ी सारे होटल्स के बाहर देखते हो ना, बलून वलून लगे होते हैं, आप देखते हो लगता है आज नया होटल खुला है, आज सस्ते में मिल रहा है या फ्री में मिल रहा है, तो अपन भी जाके वहाँ पे कुछ खा लेते हैं। तो वो जो फ्री में दिया रहा है तो उसकी तो कॉस्ट है ना, तो वो जो कॉस्ट है वो ये कॉस्ट। कुछ बात समझ में आई अभी, प्री ऑपरेटिव यानी क्या है और प्रीलिमिनरी क्या है, दोनों में फर्क समझ में आया ना, पक्का। उसके बाद तो ये भी असेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, इनिशियल इनॉग्रेशन है वो, ये नेसेसरी थोड़ी है, ये तो आप आपके रेवेन्यू जनरेशन के लिए कर रहे हो। असेट को रेडी फॉर यूज करने के लिए नेसेसरी है क्या वो, नो। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन, ऑब्वियस सी बात है ये भी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। एक नए टाइप का मैं वड़ा पाव लेकर के आ रहा हूँ, बट वो वड़ा पाव कोई खाने ही नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, फ्री कर दिया उसको 2 दिन के लिए। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वड़ा पाव, न्यू प्रोडक्ट या इनिशियल एडवर्टीजमेंट, ये भी नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ, काफी हद तक ये दोनों सेम है। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग अ बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन विथ अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, अभी तक मेरा धंधा चल रहा था इस लोकेशन पे, मैं सेम सेटअप यहाँ से निकाल के यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, शिफ्टिंग का खर्चा, या सेम धंधा नए लोकेशन पे लेके जा रहा हूँ तो उसके लिए जो कॉस्ट लग रही है वो भी नहीं। रतन टाटा का एक यूनिट था मुंबई में, महाराष्ट्र सरकार तकलीफ दे रही थी, उसने मोदी जी से बात करके सेम यूनिट मुंबई का कहाँ शिफ्ट करवा लिया, गुजरात में। शिफ्टिंग का खर्चा आया 50 करोड़, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या, नो, इट इज जस्ट अ शिफ्टिंग कॉस्ट, यस और नो। नए लोकेशन पे शिफ्ट कर रहे हैं,
ये भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कोई भी असेट के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड, ये कुछ बातें हैं इसके ऊपर, ये जो हमने आज देखा है ना 100% 100% 1 MCQ पेपर में है आज के डिस्कशन पे। सो प्लीज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस री एक्सप्लेन करो। बिजनेस शुरू करने के पहले का खर्चा, धंधा शुरू करने के लिए तूने लाइसेंस निकलवाया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। धंधा शुरू करने के लिए, कंपनी शुरू करने के लिए आरओसी में जाके आरओसी की फीस दिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। कंपनी शुरू करने के लिए तूने कंपनी सेक्रेटरी को फीस दिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। कंपनी शुरू करने के लिए तूने आरओसी में स्टैम्प ड्यूटी भरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। डन। चल ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। आज बदली बदली है, बदली मीन्स वो ऊपर वाली बदली।